अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस नावल के अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ तशनीकी जहाज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 23 के साथ। इससे पहले किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 23। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। जब खिड़की से दाखिल होती रोशनी की बारीक सी किरणों में किसी शख्स का साया सा लहराया था। वो भारी कदम उठाता वो भारी मजबूत कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वो घर मिट्टी और गर्द से अटा हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सालों से इस घर में कोई नहीं आया था। वो शख्स अंधेरे में रास्ता तलाशते एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने आन खड़ा हुआ था। अपनी पॉकेट से चाबियों का गुच्छा निकालते उसने कमरे का लॉक खोलते दरवाज़ा वहाँ किया था। कमरे के अंदर कदम रखते उसकी आंखों का रंग मजीद लाल हुआ था। चेहरे पर छाए वहशतनाक तासुरात में इजाफा हुआ था। दरवाजे से झांकती हल्की सी रोशनी में कमरे का मंजर थोड़ा वाज़ेह हो रहा था। उस कमरे की हालत भी बाकी घर के जैसे ही थी। मिट्टी और गर्द से अटा हुआ था, मगर उस कमरे में कुछ चीज़ें मुनफरिद थीं, जो वहाँ मौजूद शख्स की वहशत को हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ा रही थीं। कमरे के ऐन वस्त में पड़े जहाज़ी साइज़ बेड को सालों पहले शायद फूलों की सेज से सजाया गया था। उसके ऊपर गिरी सूखे फूलों की लड़ियाँ, जिनमें अब फूल ना होने के बराबर बचे थे। वो बिल्कुल शख्स के अरमानों की तरह सूख चुके थे, जिनके रंग और महक नापैद हो चुके थे। कच्चे कुछ देर इस उजाड़ वीरान कमरे को खाली खाली निगाहों से देखने के बाद उस शख्स ने अपनी पॉकेट से लाइटर निकालते आगे बढ़कर उस बच्ची कुची अपनी खुशियों की सेज को आग के शोलों की लपेट में दे दिया था। कुछ ही देर की बात थी। आहिस्ता आहिस्ता हर शय आग की लपेट में आने लगी थी। कमरे की तारीकी आग के शोलों से रोशन हुई थी। पूरा कमरा आग के शोलों से जगमगाता नहायत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। थोड़ी ही देर में हर शय आग की लपेट में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ राख बन चुका था, बिल्कुल उस शख्स के दिल की तरह, जो मोहब्बत भरे दिल से अब ऐसी ही सा राख में बदल चुका था। उसके अंदर भी ऐसी ही तारीकी फैली हुई थी जैसी इस घर में थी। अपने ही घर को आग के शोलों की ज़द में देने वाला वो कोई इंसान नहीं हो सकता था। वो इंसान था भी नहीं, वो हैवान बन चुका था, जिसके अंदर दुनिया के किसी भी इंसान के लिए नर्म गोशा नहीं बचा था। यावर राजपूत को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो उसे यहाँ आने से। ज़राब न्याज़ी ने उसे आराम से अपने प्लान से आगाह किया था, जो सुनकर मीर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल बोल ही नहीं पाई थी। वो शख्स उसे सरेआम धमकी दे रहा था। यावर लाला ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मीरब के हाथ पैर बिल्कुल फूल चुके थे। उसे जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल ठीक था। ये लोग जावर को इस्तेमाल करने वाले थे। हर बात जानकर क्या करोगी? वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। अपने यावर लाला को बचा लो। ज़राब न्याज़ी इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बताने वाला था, वो चाहे जितना भी ज़ोर लगा लेती। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मीरब जानती थी कि वह शख्स उसकी बात तो कभी नहीं मानेगा, मगर फिर भी उसने एक इल्तिजा की थी, जिसे वो जालिम शख्स पढ़ कर भी इग्नोर कर गया था। मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है कोई। कैसे रोकूँ सबको? वो लोग सिर्फ जावर लाला को ही नहीं, बाकी सबको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मीरब अपने बालों को मिट्टी में जकड़ती बेबसी के आलम में बोली थी। दादा जान, बाबा, यावर लाला, प्लीज़ मेरी बात मान लें। उन लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं। प्लीज़ अभी भी वक्त है, आप अपना फैसला बदल लें। घर के सब लोग खान हवेली बारात ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जब मीरब फिर से हुसैन राजपूत के मुकाबले आई थी। यावर राजपूत, जो अपनी जीत के बहुत ज़्यादा करीब था, एक बार फिर से इस लड़की की दखलंदाजी पर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया था। अपनी बकवास बंद करो मीरब। अब अगर दोबारा कुछ बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला तुम करो। मैं पहले ही कह चुका हूँ दादा जान से, ज़रा खान न्याज़ी के साथ मिली हुई हो तुम। उससे ये कहने पर ये शादी रुकवाने की कोशिश कर रही हो। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने। बहुत अच्छे से जानता हूँ, राब्ते में हो तुम उस शख्स के। उस कमीने खान के कहने पर आकर अपने ख़ानदान के खिलाफ जा रही हो, बेशरम लड़की। यावर ने हकारत आमेज़ अल्फाज में चिल्लाते वहाँ मौजूद तमाम अफराद के साथ मीरब को भी साकित कर दिया था। वो शाह की कैफियत में खुद पर लगाए अपने भाई के इल्ज़ाम सुन रही थी। वो जो अपने ख़ानदान की खातिर पूरी दुनिया से लड़ रही थी, जो अपने दिल का खून करके अपने ख़ानदान को ऊपर रखे हुए थी, उसी की वफादारी पर शक किया जा रहा था। आप गलत बोल रहे हैं लाला। आप अपनी घिनौनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि सालों पहले खुद को ठुकराए जाने का बदला लेने के लिए आप नवेरा न्याज़ी से शादी कर रहे हैं। मगर आप ये भूल चुके हैं कि न्याज़ी ख़ानदान भी चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठा। वो नवेरा न्याज़ी को कभी आप जैसे इंसान के हवाले नहीं करेंगे। मीरब की बातों ने यावर की बातों ने मीरब को आग लगा कर रख दी थी। वो मर जाना पसंद कर सकती थी, मगर अपना नाम ज़रा न्याज़ी के साथ लगता नहीं देख सकती थी। इसलिए शदीद गुस्से से पागल होते उसके मुंह में जो आया था वो बोलती चली गई थी। उसके मुंह से निकलने वाला
कड़वा सच जावर को भी गुस्से से पागल कर गया था। जावर आगे बढ़ा था और हुसैन राजपूत के मुकाबले खड़ी मीरब की कलाई मरोड़ कर उसका रुख अपनी जानब करता, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके दोदिया गाल पर रसीद करता मीरब को लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। शमा बेगम और शानू ने फ़ौरन आगे आते मीरब को थाम कर गिरने से बचाया था। मीरब समेत सब घर वाले जावर की हरकत पर शौक की कैफियत में थे। आज तक उनकी हवेली में किसी ने भी औरत पर हाथ नहीं उठाया था। जावर हुसैन राजपूत भी ये बर्दाश्त ना कर पाते, शदीद गुस्से के आलम में जावर पर धाड़े थे। उनका हाथ भी यावर पर उठने ही वाला था जब फैसल राजपूत ने आगे आते उन्हें रोक लिया था। यावर की हरकत बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी, मगर वो लोग इस मौके पर मज़ीद बदमज़गी नहीं चाहते थे। मीरब ने तेज़ निगाहों से अपने भाई को घूरा था, जिसे वो ख़तरे से बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उल्टा उसी पर इल्ज़ामात की बरसात किए जा रहा था और अब तो हाथ भी उठा दिया था, जो किसी कीमत पर माफ़ नहीं करने वाली थी। मगर इस वक्त सब के चेहरे देख उसने इस मामले को इग्नोर करना ही बेहतर समझा था। ये लोग इसकी बात मानकर रुकने वाले नहीं थे। आनम शाह हवेली जा आ चुकी थी। याकूब न्याज़ी ने उसे हवेली में आने की इजाज़त दे दी थी। जब सुल्तान ही नहीं रहा था तो उसकी भतीजी से दुश्मनी रखने का क्या फ़ायदा था, जो बेचारी उनकी नज़रों में बिल्कुल बेज़रर सी थी। मगर वो लड़की कितनी बेचारी और बेज़रर थी, ये बात कोई फ़िरोज़ न्याज़ी से पूछता। हाना मज़ाहिर सब से बहुत अच्छे से मिली थी। उसे फ़िरोज़ कहीं भी नहीं नज़र नहीं आया था और ना ही नवेरा। उसे लड़कियों के बीच बिठा दिया गया था, जो मेहंदी लगाने और शुगल मेले में मसरूफ़ थी। हानम ने नोट किया था कि दो मुलाज़मीन पूरा वक्त उसके आसपास ही फिर रही थी, जैसे उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हों। हानम अच्छे से समझ गई थी कि ये सब फ़िरोज़ करवा रहा है। वो उसे कुछ भी करने का मौका नहीं देना चाहता था। मुझे वाशरूम जाना है। हानम ने अजीबो-गरीब लड़कियों के बीच में से निकलना चाहा था, जो याकूब न्याज़ी के तीनों पोतों के बारे में डिस्कस करती, एक दूसरे को उनके हवाले से छेड़ती। हानम को सख्त जहर लगी थी। उनमें से कुछ फ़िरोज़ और किसी और लड़की के साथ नाम भी ले रही थी, जो शायद उसकी फियांसी थी। मगर हानम को उन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए फ़िरोज़ न्याज़ी इम्पोर्टेंट नहीं था। उसे बस किसी तरह नवेरा तक पहुँचना था। इसलिए वो अपनी निगरानी पर रखी गई मुलाज़मीन की जान मुतवज्जो हुई थी, जिन्हें पहले रास्ते से हटाना ज़रूरी था। उसके पूछने पर वो दोनों मुलाज़मीन उसे साथ लिए अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी थीं। उसे गेस्ट रूम में ले जाया गया था, जो घर वालों के बेडरूम से मुखालिफ सिम्त में मौजूद थे। हानम पहले तो इतनी बड़ी हवेली देखकर ही चकरा गई थी। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ अकेली निकली तो ज़रूर गुम हो जाएगी। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, प्लीज़ चेक कर दें आप लोग। हमने एक जानिब लगा छोटा सा पानी का वाल बंद करते मुलाजमीन को पुकारा था। वाल के बंद होने से वॉशरूम के सारे नल बंद हो गए थे। उसके पुकारने पर एक मुलाजमा अंदर आई थी, जो देख हानम दांत पीस कर रह गई थी। उस शख्स ने अपने मुलाजमीन को भी अच्छे से ट्रेन किया हुआ था, मगर मुकाबिल भी हानम शाह थी। ऐसे कैसे हार मान लेती। हानम ने अपने पास से गुजर कर नल के करीब जाती मुलाजमा को देखा था और अगले ही लम्हे नामहसूस तरीके से उसके सस्ते में अपना पैर अटका दिया था, जिसके नतीजे में मुलाजमा फिसल कर नीचे जा गिरी थी। उसकी चीख सुनकर दूसरी मुलाजमा भाग कर अंदर आई थी, उसे उठाने लगी थी। उन दोनों की जाने में मुस्कुराती निगाह नज़र डालते हानम वॉशरूम से निकलती अंदर उन्हें लॉक कर गई थी। हानम शाह क्या कर सकती है, अब तुम्हें पता चलेगा फ़िरोज़ न्याज़ी। हानम रूम से निकलती उसे बाहर से लॉक कर चुकी थी। उसने अपना दिमाग लगाकर उन दोनों से तो छुटकारा हासिल कर लिया था, अगर अब बारी थी नवेरा को ढूंढने की, जिसके लिए उसे हवेली की ही ख़वातीन की मदद लेनी थी। हवेली की सिक्योरिटी पर किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। हान हवेली के किसी भी फ़र्द को ज़रा सी भी ज़िक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारा सर उड़ाऊँगा। अरशान खान न्याज़ी ने हवेली के सिक्योरिटी इंचार्ज और उसकी टीम को सख्ती से हिदायत देते कहा था, जो सब उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। वो इस वक्त हवेली के बैरूनी हिस्से में लॉन में बैठा था। हवेली जितनी वसी व अरीज़ थी, उसके गर्दनवां में उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े रकबे पर लॉन बनाए गए थे, जिसकी बाउंड्री पर दरख्तों की कितार से बनाई गई थी। वो लॉन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हर किस्म के फूलों और सरसब्ज़े ने उसकी दिलकशी को मज़ीद बढ़ा दिया था, जबकि लॉन के दाएं जाने बहुत ही खूबसूरत सा बाग बनाया गया था, जहाँ मुख्तलिफ फूलों के दरख्त और बेलें मौजूद थीं। अर्शियान के आने पर बस अब खामोशी से वहाँ से हट चुके थे। अब वहाँ सिर्फ शराफत ही मौजूद था। जब अचानक उन दोनों की समातों से एक खनकती सी नस्वानी हंसी टकराई थी। ये यहाँ कौन है इस वक्त? सब ख़वातीन इस वक्त अंदर ही थी। रात को होने वाले फंक्शन की भरपूर तैयारी की जा रही थी। अर्शान तेज़ी से आवाज़ की तरफ बढ़ा था। दरख्तों के झुंड की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे पाया था कि वहाँ कौन मौजूद है। यह आवाज़ बाग की सिमत से आई थी। शराफत भी अर्शियान के पीछे ही था, जब सामने ही बड़े से दरख्त की टहनियों के साथ रस्सियों की मदद से डाले झूले में बैठी लड़की को देख अर्शियान के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो लड़की अपने लंबे घने बालों को कमर पर खोले जर्द निगाहों रंग के लिबास में मलबूस, होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए, आंखें मूंदे न जाने कौन से ख्यालों में गुम झूला झूल रही थी।
اس کے دونوں ہاتھ رسیوں پر تھے، جس کی وجہ سے اس کی سلیوز کہنیوں تک ہٹی ہوئی تھیں، جن میں سے جھانکتی مہندی سے سجی دودیا کلائیاں دیکھنے والوں کی دل پر قیامت برپا کر گئی تھیں۔ شرافت اس سامنے موجود لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد تعصب سے سر ہلاتا نگاہیں پوری طرح سے جھکا گیا تھا۔ یہ لڑکی اپنے لیے مصیبت تلاش کرتی تھی، پوری حویلی چھوڑ کر اسے یہاں ہی آنا تھا۔ شرافت کو اس لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ شاہ نور مگن سے انداز میں جھولا جھول رہی تھی، نہ جانے کیا سوچ کر اس کے چہرے پر نہایت دلفریب اور مہکتی ہنسی کھلی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال ہوا کی وجہ سے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا دوپٹہ ایک کندھے پر ٹکا زمین پر جھولے کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ ارشیان کو سب سے زیادہ غصہ اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر آیا تھا، جو اپنے حسن سے انجان کسی اور کی حویلی میں یوں بے پرواہ بنی اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ ارشیان آگے بڑھ رہا تھا اور جھولے کی ایک رستے کو پکڑتا اسے روک گیا تھا۔ تیزی سے چلتا جھولا یوں ایک دم رکنے کی وجہ سے زور سے ہلا تھا۔ شاہ نور نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ جھولے سے گرنے کے خوف سے اس کے ہونٹوں سے چینخ برآمد ہوئی تھی، جو اگلے ہی لمحے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر منہ میں ہی دب چکی تھی۔ شاہ نور نے فوراً سے اپنا آنکھیں جھپکائی تھیں۔ اسے لگا تھا شاید یہ اس کا کوئی وہم ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ارشیان خان نیازی ہی تھا، جو آنکھوں سے شعلے برساتا اسے کچھ فاصلے پر کھڑا ایسے گھور رہا تھا جیسے یہ آنکھوں ہی آنکھوں سے نکل جائے گا۔ شاہ نور اپنی جگہ کام کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ارشیان کی گمبھیر بھاری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکراتی اس کے چہرے کو پوری طرح سے زرد کر گئی تھی۔ جاری ہے۔ ہاں جی گائز، تو کیسی لگی آپ کو آج ہی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے اچھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ایسے ہی ہم آپ کے لیے بہترین ناول اپلوڈ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔